Welcome back to the Galaxy of Electrical Engineering. So today is our 8th video regarding Power System Objective Question by CL Wadhwa. So I hope आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होंगी. So अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आप प्लीज एक बार उसे जाके देख लीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So our first question for today's video is, in case of a three-phase short circuit in a system, the power fed into the system is dash. सो बोला गया है कि अगर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर हो गया सो जो पावर फेड होता है सिस्टम में वो कौन सा होता है. सो ऑप्शंस आर मोस्टली रिएक्टिव, मोस्टली एक्टिव, एक्टिव एंड रिएक्टिव बोथ एंड रिएक्टिव ओनली. सो आई वुड लाइक टू टेल कि जब भी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर होता है तो जो एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर का वैल्यू 0 हो जाता है. ठीक है, एक्टिव पावर का वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाता है और जो पावर फेड होता है सिस्टम में दैट इज ओनली रिएक्टिव पावर. सो रिएक्टिव पावर ही होता है, एक्टिव पावर का वैल्यू 0 हो जाता है. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो अगर आप बोल रहे हो कि मोस्टली रिएक्टिव होना चाहिए, सो नहीं, मोस्टली रिएक्टिव नहीं होता है, ना कि मोस्टली एक्टिव होता है, ये कंप्लीटली रिएक्टिव ही होता है. ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the load flow solution is always assured in case of dash. So options are Newton-Raphson method, Gauss-Seidel method, Gauss method and none of this method guarantees. So यहाँ हमें दिया गया है कि अगर लोड फ्लो सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है और जो प्रॉपर जो अश्योरेंस देने वाला है कि लोड फ्लो सोल्यूशन के बारे में वो कौन से मेथड से हमें मिल सकता है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. सो आई वुड लाइक टू टेल कि ये जो तीनों भी यहाँ मेथड दिए गए हैं ये तीनों भी गारंटी नहीं देते हैं फॉर कन्वर्जेंस. ठीक है, गारंटी नहीं होती है, उतनी अश्योरेंस नहीं होता है. सो जो न्यूटन रैप्सन मेथड है, गॉस मेथड है और गॉस सीडल मेथड है, ये तीनों भी मेथड अश्योरेंस नहीं देते हैं. सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. So we have one chart regarding Newton-Raphson method and Gauss-Seidel method. So चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं. So जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे ही हम डिस्कस करेंगे. हम पूरा का पूरा चार्ट डिस्कस नहीं कर सकते, आप पढ़ सकते हो. ठीक है, सो जो कॉन्वर्जेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है गॉस-सीडल मेथड में वो लीनियर होती है एंड इन केस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड जो कॉन्वर्जेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्वाड्रेटिक होती है. ठीक है, और जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू स्टोर द डाटा इज लेस इन केस ऑफ गॉस-सीडल मेथड, बट जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है टू स्टोर द डाटा इन केस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड इज हाई. जो टाइम लगता है इटरेशंस के लिए वो लेस होता है इन केस ऑफ गॉस-सीडल मेथड, बट टाइम टेकन इन ईच इटरेशन इज मोर इन केस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड. ठीक है, और जो टोटल टाइम लगता है कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया के लिए इन केस ऑफ गॉस-सीडल मेथड इज हाई, बट इन केस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड जो कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया के लिए जो टाइम लगता है वो लेस होता है. ठीक है, सो जो सिलेक्शन होता है स्लैंग बस का ये इफेक्ट करता है कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया को, बट इन केस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड जो सिलेक्शन होता है स्लैंग बस का वो इफेक्ट नहीं करता है कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया को. ये अनरिलायबल कॉन्वर्जेंट होता है फ्रॉम गॉस-सीडल मेथड. जब आप गॉस-सीडल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे लोड फ्लो के लिए तो अनरिलायबल कॉन्वर्जेंट होता है, बट इन केस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड जब आप सॉल्यूशन निकालोगे लोड फ्लो का तो रिलायबल कॉन्वर्जेंट होता है. ठीक है, देन वी हैव हियर एप्लीकेशन फॉर स्मॉल पावर सिस्टम ओनली एंड दिस इज फॉर लार्ज पावर सिस्टम ओनली. सो गॉस-सीडल मेथड हम फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड सोल्यूशन फॉर स्मॉल पावर सिस्टम, बट इन केस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड अगर पावर सिस्टम लार्ज होगा तो लार्ज पावर सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ वोल्टेज वेव एट विच an RL circuit is switched in and theta is the impedance angle of the RL circuit, there will be no transient when the circuit is switched in if. यह पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि अल्फा क्या है. अल्फा इज नथिंग बट अल्फा इज द एंगल ऑफ वोल्टेज वेव एट RL सर्किट. अगर RL सर्किट को स्विच ऑन किया गया तो जो एंगल होता है वोल्टेज वेव का वो अल्फा है. ठीक है,
एंड थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा इज नथिंग बट इम्पिडेंस एंगल ऑफ RL सर्किट. So alpha is the angle of voltage wave and theta is the angle of impedance angle. It's the impedance angle of RL circuit. So अगर कोई भी transient नहीं हो, ठीक है, if there will be no transient when the circuit is switched in, तो कंडीशन क्या होना चाहिए अल्फा और थीटा के बीच में. So अगर ट्रांजिएंट नहीं चाहिए हमें, if we want no transient in the circuit, then alpha should be equals to theta. So अगर अल्फा और थीटा का सेम वैल्यू हो तो ट्रांजिएंट नहीं होता है जब भी हम सर्किट को स्विच इन करते हैं. और थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ओमेगा L by R. So this is the value of theta. अगर थीटा अल्फा के बराबर हो तो सर्किट में कोई भी ट्रांजिएंट नहीं होता है whenever we are switching in the RL circuit. ठीक है. So जो करेक्ट आंसर है for this given question is option number A. So moving towards next question. So जो हमारा next question है, at a particular unbalanced node. So node कैसा है, node is unbalanced. ठीक है. The real power specified are leaving the node 20 megawatt and 25 megawatt. Entering the node is 60 megawatt and 30 megawatt. The balancing power will be dash. So एक नोड है, जो नोड दिया गया है दैट इज अनबैलेंस नोड. ये अनबैलेंस नोड है, ठीक है. और जो एंटरिंग नोड है उसका कितना मेगावाट दिया गया है, एंटरिंग नोड के लिए दो वैल्यूज दिए गए हैं. फर्स्ट वैल्यू इज 60 megawatt and second value is 30 megawatt. Similarly for leaving the node, node को लीव कर रहा है, so node को लीव करने के लिए दो वैल्यूज दिए गए हैं. So first one is 20 megawatt and second value is 25 megawatt. So as you can see कि ये unbalanced node है. So unbalanced node को बैलेंस नोड बनाने के लिए हमें कौन सा वैल्यू ऐड करना होगा और कौन से साइड में ऐड करना होगा ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वल वैल्यू हो जाए. सो अगर हमने यहाँ एडिशन कर लिया 60 प्लस 30, कितना मिलेगा आपको, 60 प्लस 30 इज 90 मेगावाट. सिमिलरली लिविंग साइड में अगर आप देखो तो क्या मिलने वाला है आपको, 20 प्लस 25 कितना आएगा, इट्स 45 मेगावाट. सो क्या 90 मेगावाट और 45 मेगावाट सेम है, सो नो दे आर डिफरेंट वैल्यू. सो अगर इन वैल्यू को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सो इन ऑर्डर टू मेक बोथ द वैल्यू सेम वी नीड टू ऐड हियर 45. सो अगर हमने यहाँ 45 ऐड कर दिया तो हमें यहाँ मिलेगा 90 एंड हियर ऑल्सो विल गेट 90. सो जो एडिशन करना होगा हमें कौन से साइड में एडिशन करना होगा, हमें लिविंग नोड के तरफ ऐड करना होगा. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B. So 45 megawatt leaving the node. So पावर को बैलेंस करने के लिए हमें 45 megawatt ऐड करना होगा इन लीविंग साइड. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So moving towards next question. The loss coefficient for a two bus system are given as dash. So यहाँ हमारे पास कुछ loss coefficients दिए गए हैं. So जो loss coefficient matrix होता है, loss कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है दैट इज B11, B12, B21 एंड B22. ठीक है. बट हम कब कहेंगे कि ये लॉस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो, ओनली व्हेन B12 इज इक्वल्स टू B21. ये कंडीशन है, ठीक है. अगर B12 B21 के बराबर होगा देन ओनली वी कैन बी एबल टू से दैट दिस इज अ लॉस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. सो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं ऑप्शंस में कि B12 और B21 सेम है या फिर नहीं. सो हियर ओनली यू हैव टू चेक. ठीक है. सो B12 और B21 0.01 0.05, नो दिस इज नॉट इक्वल. माइनस 0.01 0.001 नहीं, यहाँ दिया गया है माइनस 0.001 माइनस 0.001. सो यस, और यहाँ भी प्लस माइनस दिया गया.
सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हो कि B12 इज इक्वल्स टू B21 इज इक्वल्स टू -0.001। तो इस वजह से ही हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन द जनरेटर विथ हाईएस्ट पॉजिटिव इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस विल ऑपरेट एट डैश। सो यह हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब हम इकोनॉमिक ऑपरेशन करते हैं तो जो जनरेटर का हाईएस्ट पॉजिटिव इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस होने वाला है वो ऑपरेट करेगा किस ऑप्शन के वैल्यू से। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे L का वैल्यू। सो L इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस which is equals to 1/1 minus del PL by del PG. So this is the value of L. ठीक है, बट यहाँ क्या दिया गया है, we have been given कि highest incremental transmission loss के लिए। So highest incremental transmission loss होगा if this value is more high, if it is highest तो ये जो ब्रैकेट में आपको वैल्यू दिखेगा ये क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कैसे हो जाएगा, ये वैल्यू लो हो जाएगा। इफ दिस इज लो देन L का वैल्यू हाई हो जाएगा। L का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, L का वैल्यू हाई मिलेगा। सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक शेड्यूल, सो फॉर इकोनॉमिक शेड्यूल जो हमारा इक्वेशन होना चाहिए दैट इज गोइंग टू बी dF by dPg into L is equals to लैम्बडा। ठीक है, हमने तो अभी देख लिया था कि L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू तो इंक्रीमेंट में मिल रहा है। ठीक है, L का वैल्यू कैसा है, L का वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है। सो सिमिलरली जो dF by dPg दैट मीन्स पॉजिटिव इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो डिक्रीज हो जाएगा। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, द लोएस्ट पॉजिटिव इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The inertia constant H of a machine of 200 MVA is 2 per unit. Its value corresponding to 400 MVA will be dash. So आपको एक रिलेशन पता है inertia constant का and similarly MVA values के साथ. So S1 H1 is equals to S2 H2. So S1 का वैल्यू तो हमें पता है that is 200 MVA। सिमिलरली S2 का वैल्यू भी पता है 400 MVA। इनर्शिया कांस्टेंट का वैल्यू H1 का वैल्यू हमें दिया गया है 2 पर यूनिट एंड H2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू इन दिस गिवन इक्वेशन। सो S1 इज 200 into H1 is 2 is equals to 400 into x। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा और जो आपको H2 का वैल्यू मिलेगा H2 इज इक्वल्स टू 1। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। The inertia constant of two groups of machine when swing together are M1 and M2. The inertia constant of the machine is dash. So what we have been given in this question that two machines are swinging together. So जब भी साथ में swing कर रहे होंगे, so swing together, inertia constant का value क्या है, M1 and M2, right? So there is one equation P is equals to M1 d square del by dt square. Similarly
for second inertia constant P is equals to m2 d square del by dt square, right? So del का वैल्यू सेम हो जाएगा, del वैल्यू विल बी सेम बिकॉज दे आर स्विंगिंग टूगेदर. सो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है. देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट P इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 d स्क्वायर डेल बाय dt स्क्वायर. सो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली. सो स्विंग इक्वेशन ऑफ द मशीन. सो टू मशीन्स आर स्विंगिंग टुगेदर, देन m इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ इंडिविजुअल m वैल्यूज. सो m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन अप टू mn. सिमिलरली h इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3 एंड सो ऑन. बट इन केस ऑफ दे आर नॉट स्विंगिंग टुगेदर, अगर दो मशीन स्विंग नहीं कर रहे होंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट 1 by h equivalent is equals to 1 by h1 plus 1 by h2 and so on. Similarly, m equivalent क्या आएगा, 1 by m equivalent is equals to inverse of individual inertia constant. So 1 by m1 plus 1 by m2. So अगर दो ही मशीन दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है टू मशीन ओनली. सो फॉर टू मशीन m equivalent का वैल्यू आ जाएगा m1 plus m2 when they are swinging together. But when they are not swinging together, 1 by m equivalent is equals to 1 by m1 plus 1 by m2. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, then you are going to get m equivalent is equals to m1 m2 by m1 plus m2. So this is going to be the correct answer for our question, that is m1 plus m2. So कुछ information दिया गया है. If synchronous generators are running in parallel, they will contribute for coherent operation. Similarly, अगर दो motors भी parallel में run कर रहे होंगे, when they are running in parallel, then they will contribute for coherent operation. But when one synchronous generator and one synchronous motor are running in parallel, then they will contribute for non-coherent operation. So अगर दो जनरेटर है, दो जनरेटर पैरेलल में रन कर रहे होंगे, देन दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट कोहेरेंट ऑपरेशन. जब दो मोटर्स पैरेलल में रन कर रहे होंगे, देन दे विल कंट्रीब्यूट फॉर कोहेरेंट ऑपरेशन. बट व्हेन वन जनरेटर प्लस वन मोटर आर रनिंग इन पैरेलल, दे विल कंट्रीब्यूट फॉर नॉन कोहेरेंट ऑपरेशन. So coherent operation improves the stability, but non-coherent operation decreases the stability. So अगर stability को improve करना है, then you have to use only 2 generator or 2 motors. But आप 1 generator 1 motor को use नहीं कर सकते, ठीक है. So जो correct answer है for this given question is option number C. So option number C is only correct answer for this. So moving towards next question. The leakage resistance of 50 kilometer long cable is 1 mega ohms. For a 100 kilometer long cable, it will be dash. So options में दिया गया है 1 mega ohm, 2 mega ohm, 0.66 mega ohm and none of the above. So as you all know कि जो resistance होता है leakage resistance, इसका length के साथ क्या relation होता है. So leakage resistance is inversely proportional to length. So हमारे पास दिया गया है leakage resistance का value. So leakage resistance का value क्या दिया गया है, it's nothing but 1 mega ohm. और साथ में कितना long cable है, it is 50 kilometer. So I'll just write here leakage reactance 1, leakage reactance 2 is equals to length 1 and length 2. So R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, R1 is 1 मेगा ohms. R2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. L1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 50 किलोमीटर्स, और L2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 100 किलोमीटर. So we are going to get R2 is equals to 1 by 2
mega ohms, which is nothing but 0.5 mega ohms. So 0.5 क्या ऑप्शंस में दिया गया है? नो, सो इट इज नॉट इन ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. सो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर. सो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर करंट फॉर एन ओपन एंडेड लाइन इज डैश. तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है करंट का फॉर ओपन एंडेड लाइन इज डैश. सो सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता क्या है उसे डिस्कस करेंगे. सो रिफ्लेक्शन करंट कोएफिशिएंट इज नथिंग बट IR by II. This is the reflection coefficient for current. Similarly, reflection coefficient for voltage भी हम लिख सकते हैं. So VR by VI, this is the reflection coefficient for voltage. But हमारे पास एक रिलेशन होता है जो इन दोनों को हम एक इक्वेशन में लिख सकते हैं. So how we can be able to write? So IR by II is equals to minus of VR by VI. So this is the relation. But we have one formula for this also. So VR by VI is equals to Z2 minus Z1 by Z1 plus Z2. ठीक है, ये है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर वोल्टेज. और अगर आपको करंट का लिखना होगा, so you can write minus of this value. So minus of this value is going to be IR by II is equals to Z1 minus Z2 divided by Z1 plus Z2. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So we have one chart regarding this. So यहाँ open ended दिया गया है. ठीक है. So for open ended जो Z2 का वैल्यू होता है, Z2 का वैल्यू is going to be infinity. Z2 का वैल्यू is going to be infinity. क्यों infinity होने वाला है? बिकॉज यहाँ ओपन दिया गया है, ओपन एंडेड. ठीक है, इट इज ओपन एंडेड. सो अगर शॉर्ट एंडेड दिया गया जाता, सो शॉर्ट सर्किट के लिए Z2 का वैल्यू 0 हो जाता. ठीक है, सो यहाँ ओपन सर्किट दिया गया है, ओपन एंडेड, सो Z2 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा. अगर ओपन एंडेड हो तो ओपन एंडेड साइड में जो करंट का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा. ठीक है, करंट कुछ भी फ्लो नहीं होगा, बट उसका जो इम्पिडेंस का वैल्यू होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी ओनली. सो लेट्स डिस्कस द चार्ट. सो ट्रैवलिंग वेव एनालिसिस में हम इसे देख सकते हैं. ठीक है, सो एज यू कैन सी दैट फॉर ओपन सर्किट लाइन, सो ZL का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के लिए ZL का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फ्लैट लाइन के लिए ZL का वैल्यू इज इक्वल्स टू ZS. सो ZS इज गोइंग टू बी Z1 एंड ZL इज गोइंग टू बी Z2. ठीक है, सो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, यहाँ आप देख सकते हो कि दो डिफरेंट टर्म्स दिए गए हैं, रिफ्रैक्शन एंड हियर वी हैव रिफ्लेक्शन. सो अब तक जो हमने डिस्कस किया था, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया, ना कि रिफ्रैक्शन के बारे में. ठीक है, सो हम रिफ्लेक्शन के बारे में ही पहले डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल डायरेक्टली से अबाउट रिफ्रैक्शन ओनली. सो वी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? VR by VI is equals to Z2 minus Z1 by Z1 plus Z2. बट Z2 का वैल्यू क्या है? Z2 का वैल्यू है इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी by infinity is going to be 1 only. So as you can see here, we are going to write 1. So V reflection का वैल्यू, so V reflection का वैल्यू is going to be 1. So as you can see here, हमें 1 मिल गया है. सिमिलरली अगर शॉर्ट सर्किट हो, सो शॉर्ट सर्किट के लिए Z2 का वैल्यू 0 हो जाएगा. अगर Z2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये 0 हो जाएगा, तो आपको शॉर्ट सर्किट के लिए जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस Z1 by Z1. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट -1. ठीक है, सो इसका वैल्यू आपको -1 मिलेगा. एंड सिमिलरली अगर Z1 और Z2 इक्वल हो जाएंगे तो आपको 0 मिलेगा. So you can see here we are going to get 0 only. So ये हमने वोल्टेज के लिए देखा था. But in case of current, so current के लिए हमें क्या मिलेगा? So in case of current we are going to get IR by I is equals to Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2. So which is going to be
इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज गोइंग टू बी -1. So as you can see here we are going to get -1. सिमिलरली फॉर शॉर्ट सर्किट, सो Z2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये 0 हो जाएगा. सो यू आर गोइंग टू गेट Z1 बाई Z1, सो आपको मिलेगा 1. अगर ये दोनों भी सेम वैल्यू हो जाए तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा 0. सो हियर वी आर गोइंग टू गेट 0 ओनली. तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा. सो चलिए जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन उसे डिस्कस कर लेते हैं. So the reflection coefficient for current for an open-ended line is going to be option number C, that is C. So open-ended दिया गया है ना, और current का reflection coefficient find out करना है. So open-ended, this is open-ended and reflection coefficient for current is going to be -1 only. सो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जितने भी हमने आज डिस्कस किए हैं. सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू गाइज, बाय.